एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि सर मेंटरशिप का क्या होगा। मेंटरशिप आप तनाव ना लें, बस ये 2 दिन आपकी क्लास खत्म हो जाए। मैंने पिछले 15-20 दिन में कम से कम 20-25 काम सबको बोल रखा है, बस 4 तक रुक जाओ, उसके बाद बैठेंगे। तो मैं 4 तारीख के बाद मेंटरशिप पे जो पूरी टीम है उसको मैंने बुला रखा है बात करने के लिए। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैसले करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, और मुझे सिर्फ 3 से 4 दिन चाहिए पॉलिसी बनाने के लिए। और पॉलिसी बनती है बिग डेटा एनालिसिस के बाद। तो मैं अपना डेटा देखता हूँ क्या क्या डेटा है, कितने बच्चे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर हम फैसला करेंगे। लेकिन ये तय मान के चलिए कि मेंटरशिप और अस्मिता का बेस बढ़ाएंगे। अस्मिता के लिए फिल्म्स निकालने की शर्त हटाएंगे, उसके बदले क्या शर्त लाएंगे देखना है। शायद ग्रेजुएशन की शर्त लगाएं, कुछ लगाएं, क्योंकि ऐसा नियम जो मैनेज नहीं हो पाए उसका फायदा नहीं है। मैनेज भी करना है, फिर वो एग्जाम कहाँ कहाँ होगा, किस किस शहर में होगा, वो भी देखना है। तो वो सब करने में 3-4 दिन लगेंगे, तनाव मत लीजिए, हम कर लेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न है सर, भ्रष्टाचार एक लिमिट में हो तो वह गलत होगा या सही होगा? क्या राय है आप लोगों के इस मामले में? इसका उत्तर एकदम सही दिया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है, लिमिट में हो या अनलिमिटेड हो। ये वैसे ही है कि सर अगर पति अपनी पत्नी को महीने में सिर्फ एक थप्पड़ मारे तो वो उचित है या अनुचित है, या पत्नी पति को महीने में सिर्फ 2 बार लात मारे तो वो उचित है या अनुचित है। तो ये ठीक है कि पति पत्नी में शायद कभी ना कभी झड़प हो ही जाती है जिंदगी में, बराबरी के स्तर पर तो ठीक है। और अगर वो आदत है तो समस्या वाली बात है। ठीक, वैसे आप भ्रष्टाचार को उचित तो नहीं मान सकते, कह तो नहीं ही सकते, पर अब उस लेवल पे जाके बात नहीं करनी है। भ्रष्ट लोगों को ईमानदार लोग बहुत परेशान करते हैं, वो कुछ कहते नहीं उनको। एक ईमानदार व्यक्ति भ्रष्ट आदमी से एक शब्द भी ना बोले तब भी भ्रष्ट आदमी परेशान रहता है, क्योंकि उसकी गिल्ट पैदा होता है उसको देख देख के कि यार कायदे का इंसान बनकर भी जिंदगी जी जा सकती है और मैं नहीं जी रहा, गिल्ट होता है। तो वो लगातार खुद को संतुष्ट करने के लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस का मामला हो गया। ये शब्द सुना होगा आप लोगों को, यही सुना था कुछ दिन पहले, है ना? तो कॉग्निटिव डिसोनेंस से निकलने के लिए एक तरीका होता है कि जिसकी वजह से तनाव है उसको भी गंदा साबित कर दो अपने मन के अंदर, तो तनाव नहीं होता उससे फिर। तो वो इस ताक में रहते हैं कि किसी तरह से साबित कर दो कि ये भी करप्ट है, मैं तो हूँ ही, ये भी करप्ट है। तो फिर वो उस लेवल पे जाके साबित करते हैं। ऑफिस के पेन से घर में लिखता है, ऑफिस का पेन यूज करता है घर में, और ये भी करप्ट है। और हम भी हैं, हम सीमेंट की रेत मिलाते हैं और ये ऑफिस के पेन से लिखता है। तो जब किसी को करप्ट साबित करने पर आ पाएंगे तो फिर साबित तो ऐसे भी कर देंगे। अब कोई कितना ध्यान रखेगा? ऐसा महापुरुषों के बारे में किसी के बारे में कहते हैं, शायद पटेल के बारे में, पता नहीं किसके बारे में, कि 2 पेन रखते थे, एक सरकारी एक घर का पेन। सरकारी काम सरकारी पेन से, इतने में कुछ घर का आ गया, पेन चेंज, घर के पेन से लिखा। मेरे ख्याल से ऐसी कहानियां इसलिए भी सुनाई जाती है कि हमें ये भरोसा हो कि नैतिकता का वो स्तर आ सकता है, पर प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा नहीं है। फिर तो ये सवाल भी आएगा ना कि आपने अपने पर्सनल फोन पे ऑफिस का फोन सुना, ये खर्चा आपका हो गया, आपकी बैटरी खत्म हो गई, पर्सनल फोन था आपका, तो नेटवर्क पर्सनल था। अब सरकार ने आपको एक फोन दिया, उस पर घर से किसी का फोन आ गया और करप्ट हो गया, ये थोड़ा होता है। तो इतना मतलब बेहूदगी भरे तरीके से किसी को करप्ट साबित करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर इस लेवल को छोड़ दें तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि करप्शन थोड़ा बहुत उचित है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम 2 टॉपिक्स करेंगे अब आपके पाठ्यक्रम में। अनामिता की जरूरत तब थी जब ब्रिटिश रूल था और अधिकारी बाहर से आते थे और उनका नाम याद करना मुश्किल होता था, इसलिए। तो अरे प्रभु, अनामिका की जरूरत इसलिए है कि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच में टकराहट ना हो। मंत्री ने स्कीम बनाई, महफिल लूट गया कलेक्टर, तो मंत्री बेचारा जनता से क्या कह के वोट मांगेगा उसके बाद? कार्यपालिका होती है 2 प्रकार की, एक राजनीतिक यानी कि अस्थायी, एक ब्यूरोक्रेसी, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का काम केवल नीतियों को लागू करना है और नीतियां बनाने में असिस्ट करना है। राजनीतिक कार्यपालिका जिसको जनता चुन के भेजती है उसका काम नीतियां बनाना, पूरा करवाना और फिर जनता के बीच जाकर वोट लेकर वापस आने का प्रयास करना है। जब अधिकारी अपने नाम से बहुत उछलेंगे कूदेंगे तो जो मंत्री हैं, राजनीतिक कार्यपालिका है, उसका जनता के साथ सीधा संवाद कैसे बचेगा? दूसरा, अगर व्यक्ति विशेष का महत्व बहुत ज्यादा हुआ तो 100 अधिकारियों में 3 चमक गए, बाकी 97 को भी भेजना मुश्किल हो जाएगा। उन 3 को हटाते हैं तो दंगा हो जाता है, बाकी को लगाते हैं तो दंगा हो जाता है, सरकार कैसे काम करेगी उसके बाद? इसलिए अधिकारी लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करें, ये बहुत जरूरी है। पर्सन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। कल को ट्रांसफर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? एक्स नहीं वाई काम करेगा, वाई नहीं जेड काम करेगा, ये होना चाहिए। और सिस्टम सेंट्रिक अप्रोच जब भी जीवन में आप लेके चलेंगे आप पाएंगे यही ठीक है। व्यक्ति केंद्रित अप्रोच से बड़े संगठन नहीं चल पाते, बहुत मुश्किल होती है, टकराहट रहती है व्यक्ति और संगठन के बीच में। जैसे मोदी जी हैं बीजेपी में, अब इलेक्शन मोदी जी के नाम पे है, पॉलिटिक्स में ठीक है, लेकिन एक कल्पना कीजिए, मोदी जी हों, योगी जी हों, यहाँ तक कि कोई और नेता सोचिए किसी पार्टी में, जैसे राहुल गांधी का सोच के देखिए, या सचिन पायलट सोचिए, ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, अशोक गहलोत सोचिए, ये सब बहुत नामी नेता हैं। पर यदि मोदी जी और बीजेपी के संगठन में ठन जाए और वो घोषणा कर दें कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, नई पार्टी बनाऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा, क्या अनुमान है? पीएम बन जाएंगे? मुश्किल हो जाएगा। योगी जी सीएम नहीं बन पाएंगे बीजेपी के बिना। अशोक गहलोत कितने भी ताकतवर हों, सचिन पायलट कितने भी ताकतवर हों, पार्टी छोड़ के दिखाएं फिर सीएम बन के दिखा दें। ये बहुत छोटे राज्य में किसी खास मुद्दे पर सफल हो जाता है, जैसे बंसीलाल हुए, दिल्ली में केजरीवाल हुए, एक मुद्दा हुआ बन गए। लेकिन जो पार्टी में नंबर 2 का नेता है, और जिन पार्टीज में किसी एक व्यक्ति के नाम पर पार्टी नहीं चलती है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम पर चलती है, तो केजरीवाल हो सकता है अफोर्ड कर ले, सिसोदिया नहीं कर पाएगा। कुमार विश्वास अलग हुए, पार्टी बना के देख लें अपनी, बन के देख लें सीएम। योगेंद्र यादव बन के देखे सीएम, इतना आसान होता है क्या? संगठन का बहुत महत्व होता है व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने में, और कोई भी संगठन ये नहीं चाहता कि व्यक्ति संगठन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। और अगर सिविल सर्विसेज में भी अगर कुछ व्यक्ति सिविल सेवाओं से महत्वपूर्ण होने लग गए तो सिविल सेवाओं का अपने आप में सिस्टम बिखर जाएगा। इसलिए परिवार में भी एक व्यक्ति का महत्व इतना नहीं होना चाहिए कि पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट हो जाए, वो खत्म तो परिवार खत्म, ये नहीं होना चाहिए। हर चीज सिस्टम से चले तो बेहतर होता है। इसलिए एनोनिमिटी या अनामिता का मूल्य जरूरी है। चलिए, अब कोई सवाल नहीं, सीधे टॉपिक पर आइए। सिटीजन चार्टर,
अब देखो आपका पाठ्यक्रम लगभग खत्म होने वाला है और बोरिंग वाला तो सच में खत्म होने वाला है। टॉपिक नंबर 7 अकेला बोरिंग टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उसमें तथ्य ज़्यादा होते हैं। अब आपके सिलेबस में केवल 3 सब हेडिंग्स बचे हैं, एक सिटीजन चार्टर, एक क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन। बाकी एक आध वाक्य है भी तो वो हो चुका है, हम प्रश्न में समझ लेंगे कैसे हुआ है। इनमें से 2 हम अभी कर लेंगे, उसके बाद हम 1 या 2 केस स्टडीज लिखेंगे आज कैसे लिखते हैं। केस स्टडी इसके बाद आप जो केस स्टडी कहेंगे मुश्किल है मैं वो करवाऊंगा अगले 2 दिनों में, मेरी तरफ से याद में लिखवा दूंगा ताकि फॉर्मेट समझ में आ जाए। उसमें बेसिकली फॉर्मेट समझना है, फिर केस स्टडीज पढ़नी है आपको अपनी बुक में से, आपको आइडिया होता जाएगा। कल हम सुबह करेंगे आरटीआई सूचना का अधिकार, 1-2 घंटे में करेंगे, जो उसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है वो समझेंगे, डिस्प्यूट्स क्या है वो समझेंगे। तो कल फर्स्ट हाफ में आपका सिलेबस टॉपिक नंबर 5 छोड़ के खत्म हो जाएगा। केस स्टडी करनी होगी वही फर्स्ट हाफ में कर लेंगे साथ में। कल सेकंड हाफ में शुरू करेंगे फिलोसफी, और हमारे पास कल का सेकंड हाफ है, परसों के 2 हाफ हैं, 2 या 3 हिस्से अगर लंबी क्लास लेंगे तो हो सकता है कि 80%, 90%, 100% पूरा हो भी जाए, शायद ना भी हो। जो बचेगा वो हम करेंगे अगले सप्ताह के अंत में। एक दिन बैठेंगे उसमें हो जाएगा। मेरा 16 दिनों का वायदा था पर 17 दिन लग गए, पर ठीक है तो चलता ही है। इसमें भी हमारे बीच में एक क्लास कैंसिल हो गई थी ना, तो वो जी मामला रहा। तो सिटीजन चार्टर को हिंदी में बोलते हैं नागरिक घोषणा पत्र। ये प्रोजेक्ट फेल हुआ, इस वजह से हमें नए प्रोजेक्ट पे जाना पड़ा जिसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। इसलिए दोनों को साथ साथ समझेंगे, एक खास सीक्वेंस में ही समझेंगे। तो सिटीजन चार्टर क्या है, आप लोगों ने वैसे आइडिया है वो क्या होता है? कुछ लोगों को आइडिया है, बाकी लोग समझ लें क्या होता है। तो सबसे पहली बात इसको समझेंगे ये क्या होता है। ठीक, एक सिटीजन चार्टर में क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किन चीजों से मिलकर एक सिटीजन चार्टर बनता है। फिर हम देखेंगे कि जो भारत में सिटीजन चार्टर का आंदोलन चला, उस आंदोलन का थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, कब शुरू हुआ, कैसे कैसे कहाँ तक मामला पहुंचा। फिर देख सकते हैं कि विफल क्यों हुआ, और विफल क्यों हुआ के बाद अगला स्वाभाविक प्रश्न क्या है कि क्या सुझाव हो सकते हैं। इसका भाव है कि यदि आप होते तो कैसे सफल करते, तो सुझाव हो जाएंगे। बस ये 5 चीजें पढ़नी है। चौथे में विफल क्यों हुआ, अगला वही चीज है कि इसलिए विफल हुआ, ये ना होता तो सफल हो जाता, तो लगभग सेम बात हो जाती है। तो आइए सिटीजन चार्टर क्या चीज़ है। अगर आप किसी सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं, क्योंकि अनिवार्य नहीं हो पाया अब तक। सरकार ने कोशिश की 2011 में, एक बिल लोकसभा में आया पर वो बिल पारित हो नहीं पाया, लैप्स हो गया। तो भारत के बहुत सारे सरकारी ऑफिस में जब आप जाते हैं, आप वहाँ की दीवार पर बड़े बड़े बोर्ड देखेंगे लिखे हुए, जिसके ऊपर हेडिंग सिटीजन चार्टर लिखा भी होता है, कहीं कहीं ना भी लिखा हो। अगर बोर्ड पर ये लिखा हो कि इस ऑफिस में ये सेवाएं दी जाती हैं, ये सेवा इतने दिन में इतने समय में ऐसे मिलती है, प्रक्रिया ये है, और अंत में लिखा हो यदि इस मामले में कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं, नीचे पद का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और ये भी लिखा होता है कि यदि इस कार्यालय में कोई भी आपसे रिश्वत मांगे तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई बोर्ड आप पढ़ें किसी ऑफिस में, इसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर। जब भी सिटीजन चार्टर का सवाल है तो ध्यान रखना है कि सेकंड एआरसी की रिपोर्ट नंबर 12 है, याद है आप लोगों को? सेकंड एआरसी की रिपोर्ट नंबर 12 है, उसका नाम क्या था? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक केंद्रित प्रशासन। ये टॉपिक मोटे तौर पर उसमें डील किया गया है। तो इस टॉपिक पर कभी भी सवाल है तो बीच बीच में जिक्र करते रहना है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है नागरिक केंद्रित प्रशासन, उसमें बताया गया है कि, उसके बाद क्या लिखना है जो मन में है, जो जो आपको पता है वो सब इसके बाद लिख के आना है, और वो सब लिखाइए। बहुत मोटी रिपोर्ट है, आपको जितने विचार आते हैं सब उसको लिखे पहले। क्या होता है सिटीजन चार्टर? सिटीजन चार्टर एक घोषणा पत्र है। क्या खास बात है? जो सरकारी कार्यालयों प्रदर्शित किया जाता है, प्राइवेट में भी हो सकता है लेकिन सरकार में तो होना ही चाहिए। हमने कोविड से पहले दृष्टि के कैंपस में स्टूडेंट चार्टर बनाया था, वो लगा दिया था कि आपको कोई दिक्कत हो तो ये है, यहाँ करना है, इसमें दिक्कत है तो ये करना है, कॉपी चेक ना हो तो यहाँ शिकायत करनी है, वो सब। ऐसा सिस्टम प्राइवेट में भी हो सकता है, सरकारी में होना जरूरी है ही। तो एक घोषणा पत्र है, सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? जिसमें दी जाने वाली सेवाओं की सूची, दी जाने वाली सेवाओं की सूची, प्रक्रिया, शिकायत निवारण तंत्र। आप लोगों ने एक शब्द सुना है, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवांस का मतलब शिकायत, रिड्रेसल का मतलब निवारण। तो जब भी आप ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम या मैकेनिज्म, इसका मतलब है शिकायत निवारण तंत्र, जिसमें दी जाने वाली सेवाओं की सूची, प्रक्रिया, शिकायत निवारण तंत्र आदि उल्लिखित होता है। और इसके बाद भी आपका मन करे कि एक वाक्य और लिखना है, कम लग रहा है, तो लिखिए इसका उद्देश्य होता है, उद्देश्य है पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित प्रशासन। ये हो गई पूरी परिभाषा सिटीजन चार्टर की। मैं जब तोड़ तोड़ के लिखवा रहा हूँ, तोड़ तोड़ के ही लिखिए, अगर पूरा वाक्य बना के लिखिए फिर याद करना पड़ेगा। तोड़ के लिखेंगे तो कंसेप्ट बनेगा कि ये पॉइंट से ध्यान रखने हैं ना, परिभाषा तो बन जाएगी उसके बाद। तो याद रहेगा ठीक से। सिटीजन चार्टर क्या है? घोषणा पत्र है, सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाता है।
दी जाने वाली सेवाओं की सूची, प्रक्रिया, शिकायत निवारण तंत्र लिखित होता है। उद्देश्य क्या है? पारदर्शी, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित प्रशासन। ठीक है, अब आइए दूसरी बात पर। एक अच्छे सिटीजन चार्टर में क्या क्या बातें शामिल होती हैं? तो ऐसा मानते हैं कि 4-5 बातें कम से कम शामिल हैं, कुछ लोग 6 बातें मान लेते हैं। वो कौन कौन सी बातें, उसकी लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले उसमें लिखा होता है विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि लिखा होता है कि हमारी संस्था का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य या दृष्टिकोण, तो संस्थान का लक्ष्य ऑब्लिक दृष्टिकोण सबसे ऊपर एक वाक्य में लिखा होता है। जैसे दिल्ली पुलिस में आएंगे, दिल्ली पुलिस लिखा होगा, दिल्ली पुलिस का लक्ष्य क्या लिखा होता है? आपके लिए, आपके साथ हमेशा, आपके पीछे हमेशा। तो आपके लिए, आपके साथ हमेशा, तो एक ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं इस ऑफिस में दी जाती हैं, सेवाओं की सूची। फिर उन सेवाओं को हासिल करने की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया की जानकारी, कि अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको ये काम करने हैं। सबसे पहले ये फॉर्म भरें, उसके बाद टेस्ट दें, टेस्ट के बाद ड्राइविंग टेस्ट दें, उसके 7 दिन बाद लाइसेंस आपके घर पहुंचेगा। सब लिखा होता है क्लियरली कि भाई ये प्रोसेस है। तो जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को ठीक से मेंशन किया जाता है। फिर ये भी लिखा होता है कि इस पूरे मामले में क्या क्या प्रतिबद्धताएं उस संस्थान की ओर से होंगी, प्रतिबद्धताओं की सूची। जैसे लिखा होगा कि जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे 7 दिन के अंदर आपके पास पत्र आएगा, इतने दिन के अंदर आपका टेस्ट होगा, उसके बाद ये होगा वो होगा, एकदम पूरा कमिटमेंट, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है आपके प्रति। फिर लिखा होता है कि यदि इनमें से कोई प्रतिबद्धता पूरी न हो तो आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं? इसको बोलते हैं शिकायत निवारण तंत्र। उस पर एक दो नाम लिखे होते हैं कि ये अधिकारी हैं, इनका फोन नंबर ये है, इनका पता ये है, ऑफिस का घर का नहीं, ऑफिस का पता ये है। और यदि ये भी ना सुने तो फिर ये, और अंत में लिखा होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, उनका ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है, आप सीधे इनको भी शिकायत कर सकते हैं अगर इसके पहले के लोग नहीं सुन रहे। इस शिकायत निवारण तंत्र के अंदर ये जो होता है ना कि ये ना करे तो ये भी ना सुने तो वो, इस चीज को बोलते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स। एस्केलेशन मैट्रिक्स का मतलब होता है, मैट्रिक्स की स्पेलिंग में मुझे डाउट हो रहा है, ME होगा कि A होगा, पक्का? आप लोगों को तो वेलफेयर भी नहीं पता, आपसे क्या उम्मीद करें। मैट्रिक्स में X आता है, MATRIX। मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, देख के लग रहा था ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो है इसमें गड़बड़। मैट्रिक्स, ठीक। तो एस्केलेशन का मतलब है ऊपर उठाना, एस्केलेट करना, कि शिकायत यहाँ की, यहाँ नहीं बना बात तो वहाँ की, वहाँ बात नहीं बनी तो वहाँ बात बनी। इस सिस्टम को बोलते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स इन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। किसी भी संगठन में ये जरूरी होता है। और शिकायत निवारण तंत्र के बाद, शिकायत निवारण तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी से याद कर लीजिए, ग्रीवांस। ग्रीवांस यानी शिकायत, रिड्रेसल सिस्टम या मैकेनिज्म। ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, आपके किसी ना किसी प्रश्न में ये शब्द लिखा होगा जरूर, हिंदी में अनुवाद पता नहीं क्या आ जाएगा, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का मतलब यदि किसी ग्राहक को, कंज्यूमर को, सिटीजन को, क्लाइंट को शिकायत है सिस्टम से, तो वो शिकायत कहाँ करेगा? सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ जाएगा? सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ जाएगा? इस एस्केलेशन मैट्रिक्स की बात है। नंबर 6, जो छठी व्यवस्था है भारत की मौलिक व्यवस्था है। बाकी 5 हमने कहाँ से सीखा? इंग्लैंड से सीखा, अभी जिक्र करूंगा थोड़ी देर में। छठा है, हम इसमें यह भी लिखते हैं कि नागरिकों से क्या अपेक्षाएं हैं, नागरिकों से जो अपेक्षाएं हैं उनकी सूची। हम उसमें लिखते हैं कि हे नागरिक, आपसे ये अपेक्षा है कि आप रिश्वत ना दें, यदि कोई आपसे गलत व्यवहार करे तो शिकायत जरूर करें, आप चिंता ना करें, आपकी गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा और संस्थान को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ऐसी बात लिखी हो, इसको बोलते हैं नागरिकों से अपेक्षा या अपेक्षाएं। बात समझ में आ रही? अब आप ये बताइए कि किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आधी ऊर्जा तो इसी में खर्च हो जाती है कि सूचना मिल जाए, और अगर आपको सूचना रेडीमेड दीवार पर लिखी हुई मिल जाए तो इससे काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? काम आसान हुआ, और साथ में ये भी लिखा है कोई गड़बड़ करे तो कहाँ पर शिकायत करनी है। इसके बाद भी भारत में सफल ज़्यादा हुआ नहीं। आमतौर पर ये बहुत सारे नागरिकों के पान थूकने की जगह बन गया। सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो उसकी दीवारें थोड़ी भूरे रंग की दिखती हैं आपको, है ना, लाल और भूरे के बीच का रंग जो होता है, जो पान की पीक का रंग होता है। और भारत के कुछ राज्यों में पान का क्रेज थोड़ा ज़्यादा ही है। वहाँ के तो किसी भी ऑफिस में चले जाइए, वहाँ की दीवारों पर एक खास रंग का डिजाइन आपको दिखेगा, जैसे बरसात हुई हो वहाँ पर, और बरसात हुई, भूरे रंग की बरसात हुई हो। तो बहुत, मैंने एक ऑफिस में देखा कि शिकायत निवारण में जहाँ फोन नंबर लिखा उसको पिन हो, अब उस चक्कर में पढ़ नहीं पा रहे क्या नंबर है भाई। और ये भी हो सकता है कि जान उसके वहीं थकवाया हो कि नंबर पे कर दो, कोई ना कर पाए फोन। भारत एक जुगाड़ प्रधान देश है। आप सिस्टम बनाइए, जिसको सिस्टम बिगाड़ने वो जुगाड़ निकालेगा कुछ ना कुछ। अब क्या करें इसका बताइए, है ना। ये सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? सन 1991 की बात है, बहुत पहले की बात है, एक समय की बात है। सन 1991 में इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में, एक प्रधानमंत्री हुए थे, और ब्रिटेन में उस प्रधानमंत्री का नाम था जॉन मेजर। नाम सुनेंगे आपने? जॉन मेजर। जॉन मेजर ने 1991 में पहली बार सिटीजन चार्टर का विचार दिया था। तो जॉन मेजर ने कहा कि हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सिटीजन चार्टर। इससे क्या होगा कि सूचनाओं के मामले में चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये वो दौर है जब इंटरनेट नहीं आया था, उसके बाद तो वेबसाइट से पता नहीं क्या होने लग गया। इससे पहले का दौर है कि कम से कम कोई सरकारी ऑफिस में जाए तो उसको सब लिखा हुआ मिल जाए और फिर वो अपने काम की बात पूछे। इससे कर्मचारियों की दिक्कत बहुत कम हो जाती है। आप सोचिए ना कि एक ऑफिस है, जैसे बिजली विभाग है, बिजली चली गई, अब हर घर के लोग फोन करते हैं भाई बिजली चली कब आएगी। अब ये बेचारा पक जाता है जवाब दे के सबको बोलता है 1 घंटे तक आ जानी चाहिए, 1 घंटे में, वो होते तो 1 घंटा हो गया उसका, और आखिर में 1 घंटे में आ जानी चाहिए तो आ जाती है, क्योंकि 1 घंटे से भी बोल रहे हैं। अब अगर एक सिंपल सा सिस्टम लगा दें, जिसको IVR सिस्टम बोलते हैं, कि एक नंबर है, वो नंबर आगे 10 में डिवाइडेड है, जब भी कोई फोन करेगा उसी नंबर पे वो 10 लाइन में डिवाइडेड है, और 10 के 10 पे ऑटोमेटिक सूचना आ रही है। जैसे फोन उठा वहां से आएगा, नमस्कार, यदि आप इसलिए फोन कर रहे हैं कि बिजली चली गई है तो सूचित करते हैं 11:40 पर आएगी, सूचना समाप्त हुई, धन्यवाद। अगर कोई ऐसे बोल दे रेडीमेड तरीके से, आपको उसी को खुशी हो रही है, काम की बात नहीं सुन रहे, बात में ध्यान नहीं दे रहे, आपको स्टाइल पे ज्यादा खुशी होती है।
तो ये बताइए, ऐसे तो बोलते हैं फोन पे ऑटोमेटिक वाले, अगर ऑटोमेटिक साउंड ऐसी आ जाए तो आपको फिर कुछ पूछने की जरूरत है? आप उस रोबोट को बोलेंगे थैंक यू, सुन भी नहीं रहा आपकी बात, आपने फोन रखा, और जिस व्यक्ति का धुआं निकलने वाला था अब उसको भी फोन नहीं सुन रहा है। अगर बिजली विभाग के पास अपने शहर के सभी उपभोक्ताओं के व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स हों और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई हो एक, और वो सर्टिफाइड अकाउंट हो, ये मैं क्यों कह रहा हूँ समझ रहे हैं सर नियम? ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नियम ये है व्हाट्सएप पे कि जब अगर मैंने आपको मैसेज करवाया आप सबको और आपने वो नंबर सेव नहीं किया हुआ है तो आपके पास नहीं आएगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नियम है कि वो नंबर सेव्ड होगा तो ही मैसेज आएगा, वरना नहीं आएगा। पर यदि आपने व्हाट्सएप में अपना नंबर बिजनेस नंबर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया है, ग्रीन टिक दे दिया उसको, अब आपने सेव किया हो या ना किया हो, अब मैसेज आएगा। बिजली विभाग ने पूरे शहर के नंबर अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, हर कॉलोनी की 50 कॉलोनी है, 50 लिस्ट बना रखी है, और 50 लिस्ट को ब्रॉडकास्ट लिस्ट को एक कम्युनिटी में शामिल कर दिया है। कम्युनिटी क्या है? बहुत सारे ग्रुप या बहुत सारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट का एक महाग्रुप है। अब पूरे शहर में बिजली गई तो कम्युनिटी में 2 लाइन लिखी, प्रिय उपभोक्ता, बिजली की लाइन में गंभीर संकट उपस्थित हुआ है, टीम काम कर रही है, 3 से 4 घंटे में उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, कृपया 12 बजे तक इंतजार करें, बिजली विभाग आपके साथ आपके लिए हमेशा। एक एंटर मारा, पूरे शहर में हर व्यक्ति को चला गया मैसेज। कोई क्यों फोन करेगा? पागल है लोग, फोन करेंगे आपको, क्यों करेगा फोन? और यदि किसी खास इलाके में गया है तो उसकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे जाके भेज दिया, सबको भेजना है, कम्युनिटी में एक बार भेज दिया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सूचनाओं का आदान प्रदान, और प्रशासन में सबसे बड़ा काम है सूचनाओं का सही आदान प्रदान। जिंदगी में सबसे जरूरी है सूचनाओं का सही आदान प्रदान। दुनिया की 99% प्रॉब्लम्स के मूल में है कम्युनिकेशन गैप, और कम्युनिकेशन अगर ठीक से करना आता हो तो चीजें अपने आप ठीक से लगती हैं। इसलिए विचार दिया जॉन मेजर ने कि भाई हम सीसी लगा देंगे हर जगह, उससे क्या होगा कि कस्टमर आया, क्लाइंट आया, उसको सारा पता लग गया, काम की बात पूछी, काम हुआ, फ्री हुआ, टेंशन खत्म हुई। ये विचार इतना पसंद किया गया कि 1992, 1993, 1995 के बीच में दुनिया के बहुत सारे देशों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, मलेशिया ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। 1996 में भारत सरकार, 96-97 में भारत सरकार ने इस पर विचार करना शुरू किया। सन 2002 ईस्वी में भारत में इसको पहली बार लागू किया गया, और इसको लागू करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, DAR, डर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि प्रशासनिक सुधार विभाग, आजकल उसका नाम है DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग आजकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, याद रखिएगा। इस डिपार्टमेंट ने 2002 में इसको लागू करवाया, सबसे पहले बैंकों में, और शुरुआत में 3 बैंकों को ये काम दिया गया कि आप अपने स्तर पर शुरू करवाइए, प्रयोग करके देखते हैं। उसमें एक बैंक था PNB, एक था OBC, और एक था पंजाब एंड सिंध बैंक। PNB क्या होता है? पंजाब नेशनल बैंक, और OBC EWS, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। हाँ, OBC मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और पंजाब एंड सिंध बैंक, इन 3 बैंकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम शुरू किया। उसके बाद सारे बैंक शुरू करने लगे, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने अपने हाथ में ले लिया। भारत सरकार ने एक बार कोशिश की कि इसको हम नियम बना दें। 2011 में एक बिल आया, उस समय की मनमोहन सिंह सरकार में जो नारायण स्वामी थे मंत्री, उन्होंने इस बिल को पेश किया, लेकिन ये बिल लैप्स हो गया, पास हो नहीं पाया। इस बिल का नाम था सिटीजन चार्टर एंड पब्लिक ग्रीवांसेस बिल 2011 है, सिटीजन चार्टर एवं लोक शिकायत विधेयक 2011। तो सिटीजन चार्टर एंड पब्लिक ग्रीवांसेस बिल 2011, हिंदी में लिख पा रहे हैं, सिटीजन चार्टर व लोक शिकायत विधेयक 2011। और ये बिल पास हो नहीं पाया, फिर लोकसभा भंग हो गई। तो जब लोकसभा भंग हो जाती है तो बिल क्या हो जाता है? व्यपगत हो जाता है। व्यपगत मतलब लैप्स हो जाता है, और लैप्स का मतलब अब ये बिल जिंदा नहीं है, इसकी मौत हो गई इस बिल पे, अब करना होगा तो फिर से पेश करना होगा, वो बिल अब अस्तित्व में नहीं है। हो गया नोट यहाँ तक? चलो, तो भारत में सिटीजन चार्टर मूवमेंट हमने शुरू किया, ये विफल क्यों हुआ? इसके विफल होने की बहुत सारी जिम्मेदारियों में एक तो ये है कि अनिवार्यता नहीं थी। जब अनिवार्य था ही नहीं, केवल कहा जा रहा था करो करो करो, करना चाहिए, उचित है, करो करो, इससे कौन करता भारत में? तो पहली बात अनिवार्य नहीं था, इसलिए इसमें रुचि कम दिखाई गई, इसमें इच्छा शक्ति कम दिखाई गई। तो जब तक लातों के भूतों को बातों से समझाओगे तो वैसे भी सफल होने की संभावना कम हो जाती है। तो क्योंकि अनिवार्य था ही नहीं। देखो सरकारी नौकर जो होता है ना, आप लोग सरकारी ऑफिस कौन से में आप लोग गए हैं कभी? बैंक में जाते हो कभी कभी सरकारी बैंक में, और इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, तहसील वगैरह में ना, पोस्ट ऑफिस गए, तहसीलदार कार्यालय में गए, पटवारी के ऑफिस में गए। अच्छा, सरकारी नौकरी सुनते ही आपके मन में एक बहुत थका हुआ आदमी आता होगा कल्पना में कि आप ऑफिस में गए हैं, आप खड़े हैं वहाँ, वहाँ एक आदमी एकदम बेपरवाह होकर पान खा रहा है वहाँ बैठ के, और आप उससे कह रहे सर आपसे बात करनी, वो इशारे से कह रहे कि 5 मिनट रुको, पान खाने दो पूरा, उसके बाद बात करेंगे। आप सारा काम धाम छोड़ के खड़े वहाँ पर, वही आराम से पान, उन्हें कोई संकोच ही नहीं हो रहा इस बात से। उसके बाद आप जाएंगे, काफ़ी देर के बाद पूछेंगे हाँ बताओ कैसे आना होगा, आप बताएंगे सर ये काम है, वो छूटते ही बोलेगा आज नहीं हो पाएगा, लिख के दे दो। आप पूछेंगे कब आना है? 1 महीने में आ जाना। वो आदमी केवल एक मुद्रा में कैसे टालू, किसी तरह से कैसे काम न करने का तरीका निकालूं। और ये वाली जो वर्क कल्चर है सरकारी ऑफिस को लेकर ना, ये मतलब सिटीजन को परेशान कर देती है। और जब ऐसे उन लोगों को कहा कि सिटीजन चार्टर लागू करो जो सिटीजन से बात नहीं कर रहे ठीक से, और कंपल्सरी नहीं किया, तो क्या इससे सफल होने की संभावना थी? एकदम नहीं थी, फेल होना ही था, कोई खास बात नहीं। दूसरा, जो विषय वस्तु थी सिटीजन चार्टर्स की, उसमें बहुत कमाल हुआ। सब ऑफिस से कहा गया मिनिस्ट्रीज ने कि सब सिटीजन चार्टर बनाएंगे, लगाएंगे, अनिवार्य ऐसे नहीं, पर दबाव तो था ही मिनिस्ट्री की तरफ से, और मिनिस्ट्री कह दे और ऑफिस ना करे, उसकी मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी, लगाना पड़ता है। तो फिर देखो, बिल गेट्स का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, इसके पता नहीं बिल गेट्स का है नहीं, उसके नाम से बहुत प्रसिद्ध है। उसने कहा जब मुझे कोई चैलेंज मेरे सामने आता है ना, मैं सबसे योग्य व्यक्ति नहीं ढूंढता हूँ, मैं सबसे सुस्त व्यक्ति ढूंढता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सुस्त व्यक्ति इसका कोई ना कोई आसान रास्ता निकाल देगा।
और मुझे इसका आसान रास्ता ही चाहिए होता है। तो सबसे आसान रास्ता निकालने के लिए सबसे सुस्त व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और भारत सरकार को इसमें कुछ नहीं करना होता, किसी से भी कह देते तो वैसे व्यक्ति होता है, तो उससे उनका काम आराम चल जाता है। तो कहा गया कि सब ऑफिस में सिटीजन चार्टर लगेगा। अब सारे सुस्त इकट्ठे हुए, अरे यार ये क्या झंझट आ गया, अरे तुम कैसे कर रहे हो यार, अरे यार कैसे होता है यार, अब वो सब बात चल रही है। तो एक ऑफिस में किसी कलाकार ने सिटीजन चार्टर बनाया, उसे नेट पर सर्च किया कैसे होता है, निकाला, ट्रांसलेट किया इंग्लैंड वाले को और बना दिया। बाकी सब बोले बहुत बढ़िया, एक बन गया, लाओ भी लाओ। उसने ऑफिस का नाम अपना लगाया, कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा, पूरे देश में सेम सिटीजन चार्टर लगा दिया। तो विषय वस्तु के सर पे क्या घपला हुआ कि स्थानीय परिस्थितियों से कटा हुआ या कटे हुए सिटीजन चार्टर बने। फिर सरकार की खास किस्म की भाषा होती है जो सरकार ही समझ पाती है, बहुत जटिल भाषा, ऐसी भाषा की दम है तो समझ के दिखाओ। फिर संविधान खुद भी ऐसी भाषा में लिखा हुआ है। अब एक आम आदमी से आप बोलो कि भैया जो प्रस्तावना है ना, उसमें लिखा है कि हम इस प्रस्तावना को आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं, तो बताओ क्या क्या किया। वो सोचिए, पता नहीं 3 चीज की है और क्या क्या किया। अब क्या करें, आसान भाषा में लिख भी नहीं पाते हैं, और आम आदमी बेचारा संविधान की भाषा कैसे समझे। तो भाषा जटिल होती है कार्यालयों की। अब जैसे वही है सिटीजन चार्टर है, नागरिक घोषणा पत्र, वह शिकायत निवारण तंत्र, जिसको शिकायत करनी है वो समझ नहीं पा रहा कि तंत्र मेरे लिए ही है। शिकायत निवारण तंत्र का निवारण क्या होता है, शिकायत तो मैं समझ पा रहा हूँ, ये निवारण कुछ है। तो भाषा ऐसी होती है कि उससे आगे समझ नहीं पाता, दिक्कत आती है। फिर जो वहाँ की लोकल सिविल सोसाइटी है, एनजीओ है, उनसे कंसल्ट किया ही नहीं गया। बेहतर होता कि वहाँ के लोकल लोग मिलकर, सिविल सोसाइटी के लोग मिलकर, एनजीओ मिलकर चर्चा करके लैंग्वेज बनाई जाती। किसी से कोई चर्चा नहीं की गई, एक ही बना, वही कॉपी पेस्ट होता रहा हर जगह, डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके। फिर जो एक बार बन गया वो स्थायी रूप से बना रहा। सरकारें बदल गई, फोन नंबर बदल गए, ईमेल आईडी बदल गई, अफसर बदल गए, पर सिटीजन चार्टर नहीं बदला, वही का वही सिटीजन चार्टर। अच्छा, कई सरकारें और कई प्राइवेट कंपनी विज्ञापन जब लेते तो बड़ा दंग रह जाते हैं देख के। विज्ञापन छपा है 2 जून को, मान लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगले कार्यक्रम की शुरुआत 25 मई 2023 से, छपा है 2 जून को। हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर पता लगता है कि पहले बनवाया था, अखबार ने पूछा विज्ञापन छापने से कौन सा, वही छाप दिया, फिर से डेट भी चेंज नहीं करते हैं। तो स्थायी रूप से एक ही सिटीजन चार्टर चलता गया, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं किया। अच्छा, जब कोई ऐसी योजना फेल होती है तो उससे सरकारी कर्मचारी दुखी होते हैं, खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब और लेके आओ, दिखाओ, हम दिखाते हैं तुम्हारी योजना कैसी कैसी, बनाओ योजना, वो इस मूड में रहते हैं। तो सरकार को सरकारी कर्मचारियों की मदद से जनता का न्याय नहीं करना है, सरकार को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जाकर उन्हें मजबूर करके जनता के लिए काम करवाना पड़ता है, और ऐसे में काम होने की संभावना समझ सकते हैं कितनी कम हो जाती है। चलिए, तो अनिवार्य नहीं था। दूसरी बात विषय वस्तु हो गई। तीसरी बात कहते हैं कि इसकी जो एस्थेटिक्स है, इसका जो डिजाइन था, यानी इसकी जो प्रस्तुति थी, वो भी बहुत ही कमजोर किस्म की प्रस्तुति थी। डिजाइन में जो कलात्मक पक्ष था बड़ा कमजोर था। भाई महत्वपूर्ण सूचना हो या गौण सूचना हो, सब सेम फॉन्ट साइज में, सेम आकार में, कौन सी सूचना पहले होनी चाहिए, कौन सी बाद में होनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं इस बात से, रैंडम लिखा हुआ है। कलात्मक पक्ष कमजोर था, यानी अट्रैक्टिव नहीं था कि इसको देख के पढ़ने का मन करे। फिर क्रम जो सूचनाओं का था, क्रम भी बेतरतीब था, बिखरा हुआ क्रम था। होना क्या चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले हो, फिर कम महत्वपूर्ण बात हो, सूचना का क्रम बेतरतीब था। तो कहते हैं कि विषय वस्तु के मामले में, डिजाइनिंग के मामले में, दोनों में ये सिटीजन चार्टर्स कमजोर थे। चौथी कभी मानते हैं कि इसमें जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम था, अपर्याप्त था। इसका मतलब किसी थके हारे ने अगर फोन कर भी दिया, फोन उठता ही नहीं था, फोन नंबर दिया है, फोन कर रहे हैं, फोन उठ नहीं रहा, ईमेल कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा उसका। तो यदि कोई व्यक्ति उस पर शिकायत करना भी चाहे तो उस पर सुनवाई हो नहीं पाती थी। और क्योंकि ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में कोई जवाबदेही नहीं थी, जवाबदेही क्या होनी चाहिए कि अगर कोई कंप्लेंट आई है और आपने जवाब नहीं दिया सही समय में, तो एस्केलेशन होगा और उस व्यक्ति पे एक्शन होगा। आजकल तो इतना आसान हो गया, जब आप आईएएस बनेंगे इतना आसान हो चुका है, एक सॉफ्टवेयर बनेगा, सारा काम खत्म उसी में, कुछ नहीं करना है। एक सॉफ्टवेयर बना, देश के हर ऑफिस में आपने डिस्प्ले कर दिया, एक ईमेल आईडी, एक फोन नंबर है। उस फोन नंबर पर जब भी फोन आएगा, दिल्ली में बैठे हुए अफसर के पास एनालिटिक्स में आएगा कितने फोन आए हैं, इस नंबर से हैं, इतने सेकंड बात हुई है, या फोन नहीं उठाया। जिसने फोन नहीं उठाया उसको एंट्री करनी पड़ेगी कंप्यूटर में, फोन क्यों नहीं उठा, वो रिपोर्ट भी वहां जा रही है। ईमेल किसका आया, ईमेल का जवाब कर दिया, प्रॉब्लम सोल्व हुई है नहीं हुई, ये सारी एक एक्सेल शीट बनी हुई है। और जब तक वो कर्मचारी उसमें एंट्री नहीं कर देगा कि इस व्यक्ति से बात हो गई है, समस्या का समाधान हो गया है, और उस व्यक्ति की रजामंदी लिखित रूप में वहां पर नहीं आ जाएगी, केस बंद नहीं होगा। और कितने केस बंद नहीं हुए, ये सारी की सारी सूचना रियल टाइम में अधिकारियों के पास रहती है। तकनीक ऐसा जादुई चिराग है, यदि उसका प्रयोग ठीक से किया जाए तो बहुत सारे घपले अपने खत्म हो जाते हैं। अब तो ऐसे दौर में है कि आप अगर आईएएस बनकर तकनीक का ठीक इस्तेमाल करेंगे ना, तो आग लगा देंगे देश के अंदर, अच्छी सेंस में, हाँ, एकदम आग लगा देंगे। तो ये क्या है, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम जो था वो अपर्याप्त था, जवाबदेही निश्चित नहीं थी, इसलिए भी सिटीजन चार्टर सिस्टम का लागू होना बहुत आसानी से, सफल होना बहुत आसानी था। 2-3 और इसमें जो कमियां आई हैं उनको भी नोट कर लें। मैं कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र करूंगा जो सेकंड ईयर ने इसमें मेंशन किया है। हाँ, अगली बात यह है कि जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, ट्रेनिंग कर्मचारियों को दी नहीं गई। अब जब ट्रेनिंग है ही नहीं तो लोग कैसे काम करेंगे, जिनका उत्साह नहीं है वो तो नहीं करेंगे, उनको बहाना मिल गया ट्रेनिंग नहीं मिली, जिनका उत्साह था वो भी, ट्रेनिंग की कमी उनके पास भी। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाने वाली जो बात थी ना कि सिटीजन चार्टर लगा तो दिए लेकिन जनता को पर्याप्त जानकारी दी नहीं गई, अवेयरनेस कैंपेन नहीं चली। कितना मजा आता कि अमिताभ बच्चन टीवी पर विज्ञापन दे रहे होते और कहते कि जिस भी ऑफिस में जाओ दीवार को ध्यान से पढ़ना, दीवार मेरी फिल्म जानते हो ना, दीवार को ध्यान से पढ़ना,
उसमें लिखा है कि अगर काम ना हो तो शिकायत कहाँ करनी है, शिकायत करना लोकतंत्र से आगे बढ़ेगा। अब ऐसे 3-4 महीने ऐसे विज्ञापन बनाएंगे तो लोगों को पता तो लगता है ना कि क्या करना है ऑफिस जाके। तो जागरूकता के लिए कोशिश कम की गई और इस वजह से जनता ने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं। और अंतिम बात कहते हैं कि पर्याप्त फंड्स नहीं दिए गए। इस पूरे कार्य के लिए फंड कम था और फंड कम होने से उसमें भी 60-40 होता है तो उसके बाद तो वैसे भी कम पड़ जाता है। बस ये सब चीज़ें इस वजह से हमारा ये वाला सिस्टम लागू ठीक से हो नहीं पाया। तो सिटीजन चार्टर सिस्टम क्यों फेल हुआ, आइडिया हो गया आप लोगों को। अब अंत में ये सुझाव पर, और सुझाव लिखते ही एक महावाक्य लिखना है कि निम्नलिखित सुझाव किसने दिए हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट जिसका नाम है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंतर्गत ये सुझाव दिए हैं, ऐसे लिखना है। ठीक है, सुझाव क्या है, जो समस्याएं थी उनका समाधान कर दीजिए, वो सुझाव होते हैं। ये टॉपिक सबसे बोरिंग इसलिए कुछ मौलिक नहीं होता है, बहुत क्रिएटिव कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सुझाव क्या है, 8-10 हैं, मैं बोल के नोट करवाता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। नंबर 1, पर्याप्त चर्चाएं, लिख भी देते हैं साथ साथ, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। चर्चाएं किसके से, कंसल्टेशन से मतलब है, पर्याप्त चर्चाएं या मशविरा कर लीजिए, मशविरा। तो सुझाव ये आया सेकंड ईयर का कि जब भी हम बनाएं सिटीजन चार्टर, पर्याप्त मशवरा करें। और मशवरा कैसे करना है, सिविल सोसाइटी से, जो स्थानीय लोग हैं उनसे ये समझकर कि वहाँ की स्थानीय परेशानियाँ क्या हैं, वहाँ की कुछ एनजीओ हो सकती हैं, उन सबसे बात करके, और हर क्षेत्र के लिए जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय भाषा, स्थानीय मुहावरे, उनमें बनाना चाहिए हमें सिटीजन चार्टर, न कि एक टेम्पलेट बना के कॉपी पेस्ट करते जाएं, वो अच्छी बात नहीं है। ये पहली बात स्पष्ट होगी आप लोगों को। दूसरी बात, विभिन्न कार्यालयों के लिए अलग अलग सिटीजन चार्टर, विभिन्न कार्यालयों के लिए विभिन्न सिटीजन चार्टर। तीसरी बात, तय समय में नवीकरण, मतलब जैसे 1 साल तय करने, हर 1 साल में सिटीजन चार्टर चेंज होना चाहिए, वो हमेशा के लिए। पता लगा 20 साल के बाद एएसआई आया सिटीजन चार्टर का अध्ययन करने के लिए। एएसआई कौन है पता है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि सिटीजन चार्टर पुरातात्विक विभाग ने खोद निकाला अंदर से, तो वो हर साल चेंज होता रहे, ये भी उसके लिए आवश्यक है। बस उसके बाद प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, जो पिछली बार नहीं बन पाया था, उचित शिकायत निवारण तंत्र, ये हम अगले टॉपिक में समझेंगे इसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो शिकायत निवारण के लिए एक समुचित तंत्र हो जो काम भी करता हो, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस हो, अकाउंटेबिलिटी हो। इसमें 2 बातें मानी जाती है, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब जब कोई फोन करे या मेल करे तो तुरंत रिस्पॉन्स आए, और फिर जिस व्यक्ति ने गलती की उसकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित हो, जवाबदेही निर्धारित हो। ये 2 अपेक्षाएं आम आदमी से करते हैं। इसके बाद अवेयरनेस कैंपेन, जन जागरूकता अभियान, आम व्यक्ति को बताना कि सिटीजन चार्टर लगाया है और आपके लिए कितना जरूरी है। और इसमें परसुएशन में किन लोगों को लाना चाहिए, जो सफल हैं या विफल लोग हैं। सफल हैं, आकर्षक हैं, अच्छे से बोल लेते हैं, तो अमिताभ बच्चन या जो भी अच्छे एक्टर्स वगैरह हैं, तो अभिनेताओं आदि की मदद से हो तो जल्दी बात जाती है। इसके बाद वर्क कल्चर रिफॉर्म्स, कार्य संस्कृति के सुधार, और कोशिश करनी है कि कार्य संस्कृति में सुधार हो तो लोग ऐसे हों जो जनता के प्रति संवेदनशील लोग हों और उनकी शिकायतों को सुने, दूर करें। संवेदनशील प्रशासन, सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन हो। बस अंत में इनको खुश करने के लिए बोलिए कि जो लोग अच्छा काम करें उनको पुरस्कार इत्यादि मिलने चाहिए, शायद पुरस्कार लेने के बाद ही अच्छा काम कर लें। तो अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कार की व्यवस्था हो, साल में 1 बार प्रधानमंत्री जी पुरस्कार दें और हाथी पे बिठा के घुमाएं हम लोगों को कि आपने सिटीजन चार्टर पे अच्छा काम किया, लो हाथी में घूमो। जब आप आईएएस बनेंगे तो आप अपने इलाके में जब जाएंगे तो आपको हाथी पे घुमाएंगे, फूल मालाओं से लदा हाथी, और आप उससे बैठेंगे और आसपास से फूल मालाओं की बरसात होगी, जैसे आपने पढ़ा पुरानी कहानी में देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे, वैसा सीन बनता है। ये जो बच्चे आ रहे हैं सबसे पूछता हूँ, बता सर गाँव में ऐसा ऐसा होगा, सोचा भी नहीं था। पहले हम निकल जाते थे, पता नहीं चलता था। अब हम जिस ट्रेन से आ रहे हैं उस ट्रेन से रिसीव करने के लिए 5000 लोग आए हुए थे स्टेशन पे, और वहाँ से मेला शुरू हुआ। मेरा घर सामने ही है, पर पूरा शहर घुमा घुमा के ऐसे जैसे बारात नहीं घुमाते, लड़का लड़की सामने रहते हैं, पर फिर डांस करने वाले बेरोजगार हो गए, फिर वो ऐसे घुमा के पूरा बारात लाते हैं, डांस करने वाले को रोजगार मिला रहे, और फिर जाके बारात पहुँचती है। वैसा सम्मान होता है। अगर वैसा सम्मान चाहिए तो ठीक से पढ़िए, गाँव में धूम मच जाती है। जिस बच्चे को कल तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, आज अब जैसे बता रहे भैया, इतने लोगों से मिला तो कोई पूछता, सब मिलने लगे, सब रिश्तेदार बन जाते हैं बाद में। हमने तो तभी समझ लिया था, और तुम्हारा काम इसीलिए नहीं किया था कि तुम आईएएस बनो, तुम आईएएस बनने के लायक हो। सफलता के बहुत फूफा होते हैं, विफलता का कोई नहीं होता। चलो अब बचा आखिरी टॉपिक, आपका नाम क्या है। केतन, अच्छा आज भी कितनी है बताओ, बताइए केतन। इसमें क्यों, हाँ ये बात भी सही है कि एक देश जहाँ पर साक्षरता बहुत कम है, सिटीजन चार्टर लिखा हुआ है, लोग ऑफिस बड़ा सुंदर डिजाइन है, अच्छा डिजाइन है, उन्हें पता ही नहीं कि कुछ लिखा हुआ है। तो ये बात सही है, जिस देश में चुनाव चिन्ह की व्यवस्था होती है इलेक्शन में, उस देश में लिखे हुए सिटीजन चार्टर से कितना फर्क पड़ेगा। ये यूट्यूब वगैरह जो क्रांति कर रहे हैं भारत में बहुत ज्यादा ना, विकसित देशों में भी क्रांति है पर उतनी नहीं है, भारत में इसलिए जिसको पढ़ना नहीं आता उसको देखना आता है, सुनना आता है। हाँ एकदम ठीक है, जो भी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। तो जिस देश में पढ़ाई लिखाई नहीं है उससे पहले के लोग परेशान थे, ना अखबार पढ़ पाते हैं, न सिटीजन चार्टर पढ़ पा रहे हैं, न दीवारों पर लिखा ज्ञान पढ़ पा रहे हैं, पब्लिक वॉशरूम में नोटिस बोर्ड पर लिखा ज्ञान भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्विच बोर्ड पर जो लिखा होता है ज्ञान कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जैसी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन आती है उनको मजा आता है, अब उनको सब समझ में आ रहा है।
और इसलिए आम आदमी तक रीच अखबार की उतनी कभी नहीं हो सकती जितनी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन की होगी। तो आप कह सकते हैं कि सिटीजन चार्टर क्योंकि साक्षरता की मांग करता है और साक्षरता देश में कम रही है, इसलिए भी रीच कम रही, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, पहले आप तय कर लो आपस में। वाह, क्या बात है। क्या उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जो मैंने बताया? अच्छा, अभी आप आए थे थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। इन्होंने कहा कि मान लीजिए निम्न वर्ग के किसी व्यक्ति को उच्च वर्ग के लोगों ने टॉर्चर किया और वो पुलिस के पास गया, उसने शिकायत की और पुलिस ने उच्च वर्ग के लोगों से पैसा लेके मामले को रफा दफा कर दिया, तो निम्न वर्ग का व्यक्ति ऐसे में क्या करे? क्या वो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है? मतलब पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है, पर वो बहुत आसान चीज़ नहीं होती है, बहुत मुश्किल है। होता क्या है कि समाज में बहुत सारी शक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी होती हैं। आमतौर पर कोई गरीब व्यक्ति या दलित व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति किसी अमीर शहरी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करेगा। कंप्लेंट से क्या होता है, पुलिस वालों को थोड़ा सुकून रहता है। एफआईआर लिखते नहीं आमतौर पर। एफआईआर लिखने के बाद मामला हो जाता है कानूनी और फिर पुलिस को काम करना पड़ता है जम के उस पर। तो पुलिस के कई लोग क्या करते हैं, एफआईआर लिखने के बाद वही मामला रफा दफा कर देते हैं, जज बन जाते तुरंत। दोनों को बुला के जरा जरा बताओ, वही मामला सुलझाया, अलग अलग कमरे में दोनों को लेकर 5-5 मिनट के लिए और फिर एक साथ बिठाया, मामला सुलझाया और वहाँ अकेले में थोड़ी बात भी कर ली। इस तरह से होता है। अब अगर कोई अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी फंस गया है, तो जनरली होता यही है कि अमीर आदमी पैसे देकर खरीद लेगा न्याय को, क्योंकि एक प्राणी होता है सब इंस्पेक्टर, उसको बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। केस के हिसाब से होता है, कुछ केस में इंस्पेक्टर भी होता है, किसी में एसीपी भी होता है या डीएसपी, किसी में सब इंस्पेक्टर होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो लिखेगा, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, कोर्ट को उसी पर काम करना होता है और इसलिए अदालत क्या न्याय करेगी लगभग ये पहले तय कर चुका होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यदि कोई व्यक्ति पैसा वैसा खिला दे तो बहुत संभव है कि वो इन्वेस्टिगेशन उसी तरह से करे जैसे वो चाहता है। तो या तो इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, रफा दफा हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं जाओ, अरे कोई बात नहीं जाओ, कोई गरीब आदमी को छापड़ मार देंगे, उसको क्या भाई ये काम रहेगा हमारे पास, उसके पास तो अधिकार भी नहीं है, कोई वकील भी नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है, सही बात है। इसी चीज़ से लड़ने के लिए सरकार ने क्या किया है कि जो वंचित वर्गों के लोग हैं उनके लिए विशेष कानून बना रखे हैं। जैसे महिलाओं के मामले में है, SC ST के मामले में है। अगर SC ST का व्यक्ति कंप्लेंट कर दे कि मुझे जाति सूचक शब्दों से पुकारा गया है या जातीय भेदभाव किया गया है, अस्पृश्यता किया गया है, तो उसके बाद उच्च वर्ग के व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को बचाना, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन DCP मतलब ACP रैंक का व्यक्ति करता है, DSP रैंक का व्यक्ति करता है। आसान नहीं होता है, बस तो वहाँ भी जाते हैं, पर वहाँ बचने का मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति को एक गाली दी थी, उसके बाद अगर 5 लाख रुपये लग गए तो गाली बहुत महंगी पड़ती है, फिर आदमी गाली देना बंद कर देता है अगली बार से। और यदि कोई आदमी पीछे पड़ ही जाए वंचित वर्ग का, तो आसान नहीं होता ऐसे मामले में अपने को बचाना। ऐसे महिलाओं के मामले में बहुत सारे पुरुष महिलाओं को परेशान करते हैं, वो डरती हैं, केस नहीं कर पाती हैं, भय भी होता है। अभी जो 2 दिन पहले घटना घटी, एक दुष्ट आदमी ने उस लड़की को मारा, ऐसी घटनाएं सुनने के बाद और घबरा जाती हैं। उनकी मम्मियाँ बोलती हैं बेटा ध्यान से रहना, चुप रहना, क्या करें, मम्मियाँ भी क्या करें बेचारी, भय तो होता ही है ना। इस भय को ध्यान में रख के कई लड़के, कई पुरुष लड़कियों को परेशान करते हैं, ये भी हमारे समाज का सच है। अगर मैं आपसे सामान्य सा प्रश्न पूछता हूँ, चलिए 100 परिवार हैं समाज में हमारे, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, किसी विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका अनुमान पूछना चाह रहा हूँ, 100 में से कितने ऐसे परिवार होंगे जिनमें पति या पत्नी एक दूसरे का वायलेंस, एक दूसरे के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते होंगे? 100 में से कितने ऐसे परिवार होंगे? 10 मान लें, 5 माने, 5 बहुत कम है, 10 मान लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना भी अंधेर नहीं है, 10 मान लीजिए, ठीक है। 10 ज़्यादा हो गए हैं? 10 से ज़्यादा होंगे? ये संख्या हम बता रहे हैं, हम सबका परिवेश थोड़ा अलग अलग है, इसलिए हमारी संख्याएं अलग अलग है। अच्छा 20 मान लो, बात खत्म करो, 20 मान लो। 20 पे आप सहमत हैं मोटे तौर पे? आप कहना चाह रहे हैं कि 20 या 20 से कम ही होगा ना, तो हम थोड़ा बढ़ा के 20 मान लेते हैं कि हमारे समाज के 100 परिवारों में से 20 परिवारों में डोमेस्टिक वायलेंस एकदम नहीं होती, मान लेते हैं। बाकी 80 में होती है, किसी में कम, किसी में थोड़ी ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा होती होगी, उन सबको हम 80 में शामिल कर लेते हैं। इन 80 में से कितने मामलों में पत्नी पति को मारती होगी? 80 में से लगभग 2। 80 में से कितने? 5 मान लें, चलो। इनका कहने के 2 मानिए, इनका कहने के 5 मान लो, अपना अपना अनुभव है, कोई बात नहीं। तो अनुभव मतलब अपना नहीं, अपने आसपास के परिवेश का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पिटे होंगे, मैं तो सामान्य बात करूँ। तो मान लेते हैं कि 80 में से 5 ऐसे परिवार हैं जहाँ पत्नी पति पर भारी पड़ती है मार पिटाई में, और कुल शुद्ध पिटाई पुरुष की ज़्यादा हुई, स्त्री की कम हुई। या तो केवल पति ने मारा पति को, या दोनों मारते हैं किंतु पति ज़्यादा मारती है। तो शुद्ध पिटाई जो नेट पिटाई हुई वो पति की ज़्यादा हुई, पत्नी की कम हुई, तो हम ये मान सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सहमत हैं कि 75 घरों में पुरुष अपनी पत्नी को मारता है और नेट पिटाई के मामले में पत्नी आगे है, उससे ज़्यादा पिटाई हो रही है, मानते हैं बात को? अब मुझे ये बताइए, इसी 100 में से कितनी महिलाएं पुलिस में जाती हैं पिटाई के मामले में? मैंने अपनी ओर से कोई संख्या नहीं बताई, आपने बताई सारी संख्या। आपने जो संख्याएं बताई मैंने वो ले ली है, मैंने बल्कि उसको भी और लेवल कर दिया है ना। हमारे समाज में हमने ये महसूस किया कि 75 महिलाएं, 5 पुरुष पिटते हैं, 20 लोग नहीं पिट रहे हैं। और इन 75 महिलाओं में से कितनी महिलाएं कंप्लेंट करती होंगी पुलिस में? परिवार में नहीं, मेरे ख्याल से 1 या 2। लेकिन जो बाकी 20 हैं या जो 5 हैं, जो 20 नहीं पिटी और जो 5 ऐसे जो पीट रही हैं, क्या उनमें से कोई है जो कंप्लेंट कर देती मेरे पति ने मुझे मारा है? नहीं, करती हैं। कुछ कंप्लेंट झूठी होती है, हर कानून में होती है, इसमें भी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे समाज में सहमति है कि महिलाओं वाले जो मामले आते हैं 90% झूठे होते हैं। आप किसी पुलिस वाले से बात कर लीजिए, एक ही सेंटेंस बोलता है कि 90% झूठे मामले आते हैं। जबकि सच क्या है कि 100 में अगर 80 लोग पिट रहे हैं तो 75 महिलाएं पिट रही हैं। उन 75 में से मैक्सिमम 1 शिकायत कर पा रही है, और कुछ लोग जो नहीं पिट रहे झूठी शिकायतें भी कर रहे हैं। अब इन 75 महिलाओं को ध्यान रखते हुए आपने कानून